हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मेरा पहले से ही चल रहा है चैप्टर 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने आपको परिचय बताया था, कार्बोनिल समूह का परिचय बताया, फिर कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में, कीटोन के रूप में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। तो एल्डिहाइड किसे कहते हैं उसका वर्गीकरण, कीटोन किसे कहते हैं उसका वर्गीकरण तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया बच्चों। तो आज हम हेडिंग लेंगे। हमने आपको पहले से ही बताया था कि ये चैप्टर हम दो भागों में बांटेंगे। 12A एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे और 12B में कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ाएंगे। तो आज से बच्चों हमारा चलेगा 12A एल्डिहाइड तथा कीटोन। अब एल्डिहाइड और कीटोन में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? तो एल्डिहाइड और कीटोन में हमें पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, और एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनिल समूह पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है, उसकी संरचना कैसी है, और एल्डिहाइड और कीटोन में समायोता पाया जाता है तो कौन कौन सी समायोता एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कैसे किया जाता है, और फिर उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन का भौतिक गुण क्या है। फिर उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन का रासायनिक गुण पढ़ना है। अब रासायनिक गुण में हमें बच्चों ये पढ़ना है कि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में क्या समानता है और एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण में क्या भिन्नता है। फिर एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग पढ़ना है। फिर हमारा 12A चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा 12B चैप्टर चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाँ बच्चों, तो आज हम लेते हैं 12A एल्डिहाइड तथा कीटोन। अब एल्डिहाइड तथा कीटोन के चैप्टर में हमारा पहला हेडिंग होगा एल्डिहाइड तथा कीटोन का IUPAC नाम। अब एल्डिहाइड तथा कीटोन का IUPAC नाम के अंतर्गत हम पहले आपको पढ़ाएंगे एल्डिहाइड का नामकरण, फिर उसके बाद कीटोन का। तो पहले हमारा है एल्डिहाइड में एलिफैटिक एल्डिहाइड को आपको बताएंगे। एल्डिहाइड भी हमारा दो प्रकार का होता है ना बच्चों, बताए थे ना पीछे कि एल्डिहाइड हमारा दो प्रकार का होता है, कि एलिफैटिक एल्डिहाइड होता है, कि एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। तो पहले हम आपको एलिफैटिक एल्डिहाइडों का नाम आपको बताएंगे, IUPAC नाम बताएंगे। उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड का IUPAC नाम बताएंगे। फिर कीटोन में एलिफैटिक कीटोन का IUPAC नाम बताएंगे। फिर एरोमेटिक कीटोन का IUPAC नाम बताएंगे। तो बारी बारी से हम आपको बताएंगे। तो हमारा पहला होगा एलिफैटिक एल्डिहाइड का IUPAC नाम। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिया HCHO, तो इसका सामान्य नाम है फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC नाम है मेथेनल। दूसरा है CH3CHO एसिटल्डिहाइड, जिसका IUPAC नाम है एथेनल। फिर तीसरा है CH3CH2CHO, जिसका सामान्य नाम है प्रोपेनल्डिहाइड और IUPAC नाम है प्रोपेनल। तो बंधु, हमने आपको पीछे कक्षा 11 में भी IUPAC नाम पढ़ाया है, तो कक्षा 11 का IUPAC नाम आप दोहरा लेंगे। फिर हमने यहाँ बंधु लिया है CH3 CH CH3 CHO। तो हमने देखिए बंधु यहाँ शाखा वाला एल्डिहाइड लिया है। शाखा वाले एल्डिहाइड तो कैसी शाखा है, यहाँ आइसो शाखा है, इसलिए हम इसे कहा कहेंगे आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड। तो इसका साधारण नाम होगा आइसोब्यूटिल एल्डिहाइड। अब IUPAC नाम लेंगे तो IUPAC नाम में हम जहां से CHO समूह नजदीक होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो हमारा 1 2 और ये 3, तो 2 पे शाखा छूट जाएगी। तो शाखा छूट गई तो शाखा का नाम क्या है, मेथिल। कहाँ छूटा है, 2 पर, तो नाम क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपेनल। क्या नाम होगा, 2 मेथिल प्रोपेनल नाम होगा। ठीक है बंधु, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड लिया, 3 पर शाखा है और 2 पर ब्रोमो समूह लगा है, अर्थात इसको हम अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। तो इसका साधारण नाम है अल्फा ब्रोमो बीटा मेथिल ब्यूटरल्डिहाइड, साधारण नाम है। लेकिन IUPAC नाम देखेंगे तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेनल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेनल। इसी प्रकार से हमने देखो युग्म बंध वाला लिया है, 1 2 3, 2 पर युग्म बंध है, इसको हम साधारण नाम, इसका नाम है एक्रोलीन, साधारण नाम है एक्रोलीन, और IUPAC नाम है प्रोप 2 इन 1 अल। 1 पे अल है और 2 पर इन है, 2 पर कार्बन कार्बन। देखिए नंबरिंग हम यहीं से करेंगे, 1 2
3 और 2 और 3 के बीच में युग्म बंध है और 1 नंबर पे अल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रोप 2 in 1 अल। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे बच्चों 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में युग्म बंध है और 1 पर CHO है, तो 1 पर अल और 2 और 3 पर इन। इसका साधारण नाम है क्रोटेनल्डिहाइड, साधारण नाम है क्रोटेनल्डिहाइड, लेकिन IUPAC नाम होगा ब्यूट 2 in 1 अल। ठीक है बंधु। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में देखिए हमारे पास ये बेंजीन का रिंग है, यह बेंजीन का रिंग है और रिंग से CHO समूह डायरेक्ट लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम होगा बेंजल्डिहाइड। इसका यही साधारण नाम है और यही इसका IUPAC नाम भी है, बेंजल्डिहाइड। और यदि हम CHO समूह तो 1 नंबर पे जुड़ गया, अगर इसके 2 ही नंबर, अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक ये होगा 1 2 3 4 5 6, या हम इधर से नंबरिंग करें 2 3 4 5 6। अब 2 और 6 जो है वो आर्थो, 2 6 आर्थो, 3 5 मेटा, 3 5 मेटा और 4 4 पैरा कहलाता है बंधु। तो क्या होगा, हमारे पास 2 पर OH समूह लग गया, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। या 2 हाइड्रोक्सी, 2 को आर्थो हाइड्रोक्सी को हम 2 भी कह सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो यह एरोमेटिक एल्डिहाइड का IUPAC नाम है। इसी प्रकार से देखें बच्चों, हमारे पास यहाँ 1 नंबर पर CHO है और 2 3 नंबर पर NO2 है, तो 3 नंबर को हम क्या बोलते हैं, मेटा, तो इसको हम कह सकते हैं मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड या 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ CHO समूह तो लगा हुआ है, अगर ये ग्रुप न रहे तो इसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। अब एक प्रतिस्थापी समूह लग गया OCH3, तो OCH3 प्रतिस्थापी समूह है, कहाँ लगा है, 3 नंबर पे, तो क्या कहेंगे 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। या कहें मेटा, 3 को मेटा भी कहते हैं, तो मेटा मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, ये है हमारे पास CHO CH2, उसके बाद बेंजीन का रिंग है, तो यहाँ क्या आएंगे, खुली श्रृंखला। हम इसमें बंद श्रृंखला का नंबरिंग नहीं लेंगे, हम खुली श्रृंखला का लेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा CHO समूह है वह रिंग से डायरेक्ट नहीं अटैच है, CHO समूह हमारा खुली शाखा से, CHO समूह हमारा CH2 शाखा से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम खुली श्रृंखला का चयन करेंगे। और जो हमारा बंद श्रृंखला का ये रिंग है, बेंजीन रिंग है, यह फेनिल कहलाएगा, तो यह शाखा में चला जाएगा, रिंग हमारा शाखा में चला जाएगा, तो इस रिंग का क्या नाम है, फेनिल। और फेनिल कहाँ है, 2 पर, तो नाम क्या होगा, 2 फेनिल एथेनल। अगर हमारे पास ये ना हो तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनल होगा। अब C6H5 लग गया तो इसको क्या कहेंगे, 2 फेनिल एथेनल। उसी प्रकार देखिए बंधु, यहाँ पर हमने लगाया 1 2 3, तो हमारे पास 2 फेनिल प्रोपेनल। तो हम नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3, हम खुली श्रृंखला का नंबरिंग करेंगे। क्यों, बंद श्रृंखला नहीं करेंगे, क्योंकि CHO समूह खुली श्रृंखला के साथ है, रिंग के साथ नहीं है। इसलिए जब रिंग के साथ नहीं है, खुली श्रृंखला के साथ है, तो खुली श्रृंखला के साथ नंबरिंग कर लिए, तो 1 2 3 प्रोप एन अल, प्रोपेनल हो गया। अब जो रिंग है ये शाखा में चला गया, तो शाखा में C6H5 का क्या नाम है, फेनिल, तो नाम क्या कहेंगे, 2 फेनिल प्रोपेनल। तो इस प्रकार से हमारा IUPAC नाम होता है। इसी प्रकार से देखिए, हमने यहाँ लिया 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 3 फेनिल ब्यूटेनल। तो हमारे पास, क्योंकि जो रिंग है ये शाखा में जाएगा, क्यों, क्योंकि क्रियात्मक समूह खुली श्रृंखला के साथ जुड़ा है। CHO क्रियात्मक समूह खुली श्रृंखला के साथ जुड़ा, अगर यही बंद श्रृंखला के साथ होता तो हम इसको ये लेते और ऊपर वाला शाखा में लेते। तो ये इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्रियात्मक समूह जिसके साथ रहेगा और जिसके साथ रहेगा जनक श्रृंखला वही कहलाएगी। तो यहाँ जनक श्रृंखला हमारा रिंग नहीं होगा, जनक श्रृंखला हमारा रिंग नहीं होगा, जनक श्रृंखला खुली श्रृंखला होगी, इसलिए जनक श्रृंखला का नाम है ब्यूटेनल, ब्यूटेन, और CHO समूह हो गया तो ब्यूटेनल। और जो रिंग है ये शाखा में चला गया, शाखा कहाँ है, 3 नंबर पे, तो शाखा का नाम क्या है, फेनिल, इसलिए इसको हम 3 फेनिल ब्यूटेनल कहेंगे। इसी प्रकार से हमारा कीटोन है। अब कीटोन में देखिए हमारे पास एलिफेटिक कीटोन, फिर एरोमेटिक कीटोन। तो एलिफेटिक कीटोन में पहला एग्जांपल है, देखिए लिया मैंने डाइमेथिल कीटोन, जिसको हम एसीटोन कहते हैं साधारण नाम। सूत्र है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका IUPAC नाम है प्रोपेनोन 2। इसी प्रकार हमारे पास है CH3 CO C2H5, तो इसका नाम है एथिल मेथिल कीटोन, साधारण नाम है, IUPAC नाम है ब्यूटेनोन 2।
उसी प्रकार से हमारे पास C2H5 COC2H5 सूत्र है, इसका नाम है, साधारण नाम है, सामान्य नाम है डाइमेथिल कीटोन, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम होगा पेंटेनोन 3। इसी प्रकार से हमारे पास एलिफैटिक यौगिक है CH3CO CH2 CH2 CH3, इसका नाम होगा मेथिल एन प्रोपिल कीटोन, सामान्य नाम, और आईयूपीएसी नाम पेंटेन 2ओन। तो ये तो हमारा हुआ एलिफैटिक कीटोन का नाम, जिसको मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया है, आप दोहरा लीजिएगा, और यहाँ मैंने दे रखा है, फोटो भेज देंगे, अपना दोहराइएगा। अब एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन में देखिए हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग है, और इसी रिंग से CH3CO समूह जुड़ा हुआ है। तो जब रिंग से डायरेक्ट CH3CO समूह, एसाइल समूह डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होगा तो वह एरोमेटिक कीटोन होता है। अब इस एरोमेटिक कीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एसीटोफिनोन। साधारण नाम क्या होगा? एसीटोफिनोन। इसको हम मेथिल फेनिल कीटोन भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? मेथिल फेनिल कीटोन भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है? C डबल बॉन्ड O है, इधर भी हमारा रिंग जुड़ा हुआ है, इधर भी रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाइफेनिल कीटोन। तो डाइफेनिल साधारण नाम है, आईयूपीएसी नाम है बेंजोफिनोन। अब बेंजोफिनोन भी साधारण नाम है और आईयूपीएसी नाम भी साधारण नाम है, और आईयूपीएसी नाम भी बेंजोफिनोन है। तो ये तो हुआ हमारे पास एरोमेटिक कीटोन का आईयूपीएसी नाम। और उदाहरण मैंने दे रखा है, आप इसको दोहराइएगा। हमने आपको कक्षा 11 में आईयूपीएसी नाम पढ़ाया है, और यहाँ मैंने दे रखा है, इसको शार्ट स्किन कर लीजिएगा, और शार्ट स्किन करने के बाद इसको जो है इसका आईयूपीएसी नाम आप अपने से लिखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना हो गया। अब आगे हम लेते हैं कार्बोनिल समूह की संरचना। क्या लेते हैं हम? कार्बोनिल समूह की संरचना लेते हैं। तो कार्बोनिल समूह की संरचना कैसी होती है बंधु? तो कार्बोनिल समूह हमारा संरचना कैसा होता है? कार्बोनिल समूह में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बन की 2 संयोजकता बची रहती है। तो इस कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होगा? तो इस कार्बन परमाणु पर संकरण होगा, देखिए, एक सिग्मा बंध, एक सिग्मा बंध, एक सिग्मा बंध। और जिस परमाणु पर 3 सिग्मा बंध होते हैं, जब हमारे पास 3 सिग्मा बंध होता है तब संकरण कैसा होता है? संकरण होता है sp2। तो संकरण होगा sp2। जब संकरण sp2 होगा तो संरचना कैसी होगी? तो संकरण जब sp2 होगा तो संरचना होगी हमारी त्रिकोणीय समतली। ये कार्बन हो गया और ये हो गया हमारे पास त्रिकोणीय समतली संरचना होगी। अब त्रिकोणीय समतली संरचना होगी, sp2 संकरण में एक ठो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचा रहेगा। तो हमारे पास यहाँ O है, O के पास भी क्या होगा? O के पास भी pz ऑर्बिटल्स है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास क्या होगा? ये p ऑर्बिटल्स है। क्या है? p ऑर्बिटल्स है। ये कार्बन का p ऑर्बिटल्स है। क्या है? ये कार्बन का हमारे पास क्या है? p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स है। अब क्या करेंगे? ये तो हमारे पास sp2 संकरण के कारण ये सिग्मा बंध हो गया। ये हमारे पास ये त्रिकोणीय समतली संरचना हो गई। और जो pz ऑर्बिटल्स हमारे पास बचा है, ये जो हमारे पास pz ऑर्बिटल्स बचा है, ये pz ऑर्बिटल्स जो बचा है, ये आपस में क्या करेंगे? आपस में पाई बंध बना लेंगे। क्या बना लेगा? पाई बंध बना लेगा। तो हमारे पास CO के बीच में ये हमारे पास सिग्मा बंध होता है, जो sp2 संकरण के द्वारा बनता है। यह सिग्मा बंध होता है जो sp2 संकरण के द्वारा बंधता है। ये sp2 संकरण के द्वारा सिग्मा बंध बनता है। लेकिन ये pz जो ऑर्बिटल्स है, ये दोनों आपस में मिलकर पाई बंध का निर्माण करते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए हमारे पास ये C हो गया, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमारा क्या होगा? पाई बंध यहाँ होगा और पाई बंध यहाँ होगा। और ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध और ऊपर नीचे पाई बंध। तो अगर देखा जाए तो कार्बोनिल समूह में कैसी संरचना होगी? और ये C डबल बॉन्ड O, तो हमारे इसके बीच में कोण कितना होगा? 120 डिग्री। इसके बीच में कोण कितना होगा? 120 डिग्री। इसके बीच में कोण कितना होगा? 120 डिग्री। तो हमारे पास ये जो है हाँ तो बंधु, ये हमारे पास कार्बन और इसके बीच में बंध कोण 120 डिग्री, माने सभी बंध कोण। जब संकरण sp2 होता है
तो जब संकरण sp2 होता है तो संरचना हमारी कैसी होती है? जब संकरण sp2 होता है तो संरचना हमारा होता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, जिसको कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणीय, जिसको हम कहते हैं त्रिकोणीय समतली। तो जब संरचना हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास संकरण sp2 होगा तो संकरण जब sp2 होगा तो संरचना कैसी होगी? त्रिकोणीय समतली होगी। अब देखिए बंधु, इसमें अगर ऑर्बिटल्स की संरचना बनाए, अगर ऑर्बिटल्स की संरचना यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास इस ऑर्बिटल की संरचना कैसी बनेगी? तो हमारे पास देखिए बंधु, ऑर्बिटल की संरचना कैसे बनती है, हम इसको ऑर्बिटल की संरचना कैसे बनती है हम उसको आपको बताते हैं। तब ऑर्बिटल्स की संरचना कैसे बनती है? देखिए हमारे पास ये कार्बन हो जाएगा और ये हमारे पास जो है हो गया, ये हमारे पास कौन संकरण होगा? sp2 संकरण, ये भी sp2 संकरण होगा। और हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का भी ये हमारे पास ये ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन का हमारे पास ये ऑर्बिटल्स होगा, यहाँ पर सिग्मा बंध बनेगा। और ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास ऐसे इसका p ऑर्बिटल्स बचा रहेगा, p ऑर्बिटल्स। ठीक है बंधु, तो हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर जो बनेगा ये कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। अब ये sp2 संकरण sp2, यहाँ कितना कोण होगा? 120 डिग्री। यहाँ कितना कोण होगा? 120 डिग्री। यहाँ कितना कोण होगा? 120 डिग्री। अब कार्बन के पास भी हमारे पास क्या होगा? एक pz ऑर्बिटल्स होगा। कौन ऑर्बिटल्स होगा? pz ऑर्बिटल्स होगा। तो ये pz ऑर्बिटल्स जो हमारे पास है, इसका भी जो ऑर्बिटल्स है हमारे पास ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ पर पाई बंध का निर्माण कर लेंगे। तो अगर ऑर्बिटल्स की संरचना देखा जाए तो हमारे पास ये पाई बंध होगा, ये ऊपर वाला भी पाई बंध बनाएगा, और ये जो होगा हमारे पास सिग्मा बंध बनाएगा, ये हमारे पास क्या करेगा? सिग्मा बंध बनाएगा, है ना बंधु। तो ये हमारे पास क्या होता है? ऐसे कार्बोनिल समूह की ये बंध की संरचना होती है, ऑर्बिटल्स की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? यहाँ हमारे पास ये सिग्मा बंध बनेगा, sp2p ऑर्बिटल्स के मध्य सिग्मा बंध बनेगा, यहाँ p ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बंध बनेगा, p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बंध बनेगा। और एक ये sp2 संकरित ऑर्बिटल्स और दूसरे संकरित sp2 ऑर्बिटल्स के बीच का बंध कोण कितना होगा? 120 डिग्री। एक sp2 संकरित ऑर्बिटल से दूसरे संकरित sp2 ऑर्बिटल्स के बीच की जो दूरी होगी वो बंध कोण कहलाता है, और यहाँ बंध कोण कितना होगा? 120 डिग्री। एक sp2 ऑर्बिटल्स और दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच की दूरी को बंध कोण कहते हैं, और बंध कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ठीक है बंधु, तो ये तो हमने आपको संरचना के बारे में बता दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इस संरचना को मैंने आपको समझा दिया, अब इसको कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दें कि कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए पार्शियल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए CO, ये कार्बोनिल समूह, ये क्या होता है? ये कार्बोनिल समूह क्या होता है? ध्रुवीय होता है। संकरण तो sp2 है, तो संरचना त्रिकोणीय समतली है, तो त्रिकोणीय समतली संरचना जिसकी होती है वो अध्रुवीय यौगिक होते हैं। लेकिन यहाँ कार्बोनिल यौगिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता इतनी ज्यादा होती है
कि ऑक्सीजन ये कार्बन के संयोजी कोष से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो जब कार्बन के कोष से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो ऑक्सीजन के पास ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और कार्बन के ऊपर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कार्बन के ऊपर धन आवेश और ऑक्सीजन के ऊपर जब ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, ध्रुवता आ जाएगा। इसलिए जो हमारे पास कार्बोनिल समूह होते हैं, तो हमारे पास जो कार्बोनिल समूह होते हैं वो कैसे यौगिक होते हैं, ध्रुवीय यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं, ध्रुवीय यौगिक होते हैं। और ध्रुवीय यौगिक होते हैं, ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होता है। जिसकी ध्रुवता की बात करें तो हमारे पास एक यौगिक है CH3CHO, जिसका नाम है एथेनल। इसका नाम है एथेनल। तो एथेनल का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 2.72 डिबाई होता है। तो एथेनल CH3CHO, एथेनल का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 2.72 डिबाई होता है। इसी प्रकार हमारे पास एक सूत्र है CH3COCH3, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेनोन 2। तो प्रोपेनोन 2 भी द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसकी द्विध्रुव आघूर्ण है। तो प्रोपेनोन 2 भी द्विध्रुव आघूर्ण जब है तो इसका कितना द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो प्रोपेनोन 2 का डाइपोल मूवमेंट MENT, डाइपोल मूवमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 2.88 डिवाई होता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रोपेनोन ज्यादा ध्रुवी होगा और एथेनल कम ध्रुवी होगा, क्योंकि प्रोपेनोन का द्विध्रुव आघूर्ण 2.88 है, जबकि एथेनल का द्विध्रुव आघूर्ण 2.72 है। तो जिसका द्विध्रुव आघूर्ण मान ज्यादा होगा वह ज्यादा ध्रुवीय यौगिक होगा। तो प्रोपेनोन ज्यादा ध्रुवीय यौगिक है एथेनल के तुलना में, मतलब एसिटाल्डिहाइड की तुलना में प्रोपेनोन ज्यादा ध्रुवीय यौगिक है। समझ गए बंधु। तो कार्बोनिल समूह की संरचना के बारे में मैंने आपको समझा दिया, उसका बंध संरचना बताया, ऑर्बिटल संरचना बताया, ध्रुवता बताया। अब इस संरचना को कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए मैंने देखिए यहाँ लिखा है, आप इसी ढंग से लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, दिखाई देगा और लिख लेंगे। इसको भी मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने वही जो समझाया है वही बात लिखा है। कार्बोनिल समूह सिडोल बांडो समूह में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा बंध तथा एक पाई बंध होता है। एक सिग्मा बंध तथा एक पाई बंध होता है, तथा कार्बन से जुड़े 2 सिग्मा बंध और होते, माने ये वाली बात करें, ये 2 सिग्मा बंध और होते हैं। यहाँ एक सिग्मा बंध एक पाई बंध और एक सिग्मा बंध एक सिग्मा बंध। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के मध्य एक सिग्मा बंध तथा एक पाई बंध होता है, तथा कार्बन से जुड़े 2 सिग्मा बंध और होते हैं। अतः इसमें संकरण क्या होता है, अतः इसमें 3 सिग्मा बंध है कार्बन के पास। कार्बन के पास कितना सिग्मा बंध है, 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध। इसलिए कार्बन का संकरण क्या होगा, कार्बन पर जो है संकरण होगा sp2। तो अतः इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, जिससे इनकी संरचना त्रिकोणीय समतली होती है तथा बंध कोण 120 डिग्री होता है, परंतु इसमें ध्रुवता पाई जाती है। क्यों, तो क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी होता है और इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी अधिक होता है। तो ये हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे वीडियो को पॉज करके आप देख के लिख लीजिएगा। और ये संरचना भी आप अच्छे से मैंने साफ साफ बनाया है, इसे भी आप देखकर अच्छे से बना लेंगे। और कैसी संरचना होगी इसके बारे में मैंने आपको यहाँ विधिवत समझा दिया है। ठीक है, तो हमारा चलते हैं, अब अगला हेडिंग लेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन में समझौता लेंगे। अब एल्डिहाइड तथा कीटोन में समझौता की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन में तो विभिन्न प्रकार की समझौता पाई जाती है, और समझौता के बारे में मैंने आपको कक्षा 11 में अच्छे से पढ़ाया है। जैसे कक्षा 11 में मैंने पढ़ाया कि जो है हमारा जो समझौता होता है वो श्रृंखला समझौता होता है और त्रिविम समझौता होता है। श्रृंखला समझौता 5 प्रकार का होता है, नहीं, हमारे पास समझौता 2 प्रकार का होता है, एक संरचनात्मक समझौता होता है और एक त्रिविम समझौता होता है। और त्रिविम और संरचनात्मक समझौता 5 प्रकार का होता है, श्रृंखला समझौता, स्थान समझौता, क्रियात्मक समूह समझौता, मध्यावयवता, चलावयवता। और त्रिविम समझौता 2 प्रकार का होता है,
तो त्रिविम समझौता दो प्रकार का होता है, एक होता है समरूपण समझौता और एक होता है विन्यासी समझौता। जो विन्यासी समझौता होता है वह दो प्रकार का होता है, ज्यामितीय समझौता, प्रकाशिक समझौता। तो जितना मैंने समझौता का बंटवारा करके आपको पढ़ाया, अभी अभी जो बोला है, सभी समझौता के हेडिंग को हमने आपको बारी बारी से पढ़ाया और समझाया है। अब यहाँ हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर चल रहा है। तो इस एल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन सी समझौता पाई जाएगी, उसी का उदाहरण सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन से लिया जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या है, ए श्रृंखला समझौता। तो एल्डिहाइड और कीटोन में श्रृंखला समझौता पाया जाता है, उसका उदाहरण मैंने यहाँ दे रखा है। 4 तथा अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्डिहाइड तथा 5 तथा अधिक कार्बन वाले कीटोन श्रृंखला समझौता प्रदर्शित करते हैं। मतलब 4 कार्बन से कम जब होगा तो एल्डिहाइड श्रृंखला समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा, और 5 कार्बन से कम अगर कीटोन होगा तो उसमें श्रृंखला समझौता नहीं होगा। अर्थात 5 कार्बन से ज्यादा कार्बन होगा तो वह कीटोन श्रृंखला समझौता प्रदर्शित करेगा। 4 कार्बन या उससे अधिक कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा तो उसमें श्रृंखला समझौता प्रदर्शित करेगा। अब कौन सा उदाहरण है, देखिए हमने यहाँ लिखा, पहला तो C4H8O। तो C4H8O में देखिए यहाँ ब्यूटेनल और 2 मेथिल प्रोपेनल। तो इसमें क्या है, श्रृंखला की भिन्नता है, इसलिए यहाँ श्रृंखला समझौता पाई जाती है। दूसरा उदाहरण C5H10O। तो C5H10O में देखिए पेंटेनल, 2 मेथिल ब्यूटेनल, 3 मेथिल ब्यूटेनल और 2 डाई मेथिल प्रोपेनल। तो देखिए कई कड़सूत्र 1 2 3 4, देखिए हमारे पास 1 2 3 4 प्रकार से हमारे पास समायवी हैं। 4 समायवी पाए जा रहे हैं। कितने समायवी पाए जा रहे हैं, 4 समायवी। और सब में क्या भिन्न है, श्रृंखला की भिन्नता है, इसलिए श्रृंखला समझौता पाया जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर मैं ये ऐसे कर दे रहा हूं, इसको आप साफ साफ देख के लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ तक कर दिया, इसको पोज करके लिख लीजिएगा। फिर इसको मैं कर दे रहा हूं, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये देखिए ये श्रृंखला समझौता का एग्जाम्पल ए में पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, इसको आप देख के लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से हमारा जो है अगला हेडिंग है C5H10O अणुसूत्र लिया। तो C5H10O अणुसूत्र में देखिए कीटोन में संरचनात्मक समझौता, पेंटेनोन 2, पेंटेन 2-ओन, 2 मेथिल ब्यूटेनोन 2, 2 मेथिल ब्यूटेन 2-ओन। देखिए 2 है, इसमें क्या भिन्नता है, इसमें देखिए कोई शाखा नहीं है, जबकि इसमें एक शाखा निकली हुई है। तो जब शाखा की भिन्नता पाई जाएगी कीटोन में, तो कीटोन में श्रृंखला समझौता पाई जाएगी। कीटोन का और उदाहरण देखो मैंने लिया C6H12O। तो C6H12 में देखिए हेक्सेन 2-ओन, 2 मेथिल पेंटेन 2-ओन, 4 मेथिल पेंटेन 2-ओन। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई शाखा नहीं है, जबकि इसमें एक शाखा निकली हुई है और इसमें भी एक शाखा निकली हुई है। तो जब शाखा की भिन्नता पाई जाती है तब श्रृंखला समझौता, अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन में श्रृंखला समझौता पाया जाता है। उसके मैंने दो उदाहरण, 2 एल्डिहाइड के और 2 कीटोन के उदाहरण मैंने आपको बताया। यहां से आप क्या करेंगे, दोनों उदाहरण को देख करके लिख लेंगे, ठीक है, और ये इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद स्थिति समझौता, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थान समझौता। तो एलिफैटिक एल्डिहाइड यह समझौता प्रदर्शित, एलिफैटिक एल्डिहाइड यह समझौता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि CHO समूह सदैव श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर होते हैं। मतलब कह रहा है कि एलिफैटिक जो एल्डिहाइड होते हैं यह समझौता स्थान समझौता प्रदर्शित नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, क्योंकि CHO समूह सदैव श्रृंखला के अंतिम कार्बन पर होता है, माने अंतिम, पहले शुरुआत कार्बन पर रहेगा या अंतिम कार्बन पर रहेगा, इसलिए यह स्थिति समझौता को प्रदर्शित नहीं करता। एरोमेटिक एल्डिहाइड व एलिफैटिक कीटोन में समझौता प्रदर्शित करते हैं। तो यह समझौता एरोमेटिक एल्डिहाइड में और कीटोन में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पर C8H8O। तो देखिए हमारे पास 2 मेथिल बेंजल्डिहाइड, 3 मेथिल बेंजल्डिहाइड, 4 मेथिल बेंजल्डिहाइड। तो इसमें देखिए क्या है, स्थान समझौता है, स्थान की भिन्नता पाई जा रही है, इसलिए इसमें स्थान समझौता पाया जाएगा। C5H10O में देखिए पेंटेनोन 3-ओन, इसमें देखिए पेंटेनोन 2-ओन। तो इसमें 3-ओन, इसमें 2-ओन, तो C डबल बॉन्ड O स्थान बदल रहा है। C डबल बॉन्ड O इसमें कहाँ है, तीसरे कार्बन पर है, देखिए 1 2 3 कार्बन पर है, और इसमें C डबल बॉन्ड O कहाँ है, एक दूसरे कार्बन पर है। तो जब C डबल बॉन्ड O अपना स्थान बदलेगा तो उसे हम स्थान समझौता कहेंगे। अब अगला हमारा हेडिंग है क्रियात्मक समूह समझौता। तो एल्डिहाइड व कीटोन क्रियात्मक समूह समझौता दर्शाते हैं।
क्योंकि इनका सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र एक जैसा है, CnH2nO होता है। CnH2nO एल्डिहाइड का भी क्रियात्मक समूह का, एल्डिहाइड का भी सामान्य सूत्र है और CnH2n कीटोन का भी सामान्य सूत्र है। तो सामान्य सूत्र जब एक जैसा होता है तो इसमें एल्डिहाइड का और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र एक जैसा है तो अणुसूत्र बराबर होंगे और क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे। तो जब हमारा परिभाषा भी है क्रियात्मक समयावता का, तो ऐसे अणुसूत्र जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें क्रियात्मक समूहों की भिन्नता पाई जाती है, क्रियात्मक समूह समायवी कहलाते हैं और यह घटना क्रियात्मक समायवता कहलाता है। तो ये हमारा हुआ क्रियात्मक समूह समायवता। तो क्रियात्मक समूह समायवता एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। जब n बराबर 3 रखेंगे तो एल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा, और n बराबर 3 से कम रखेंगे, जैसे यदि हमारे पास इस सामान्य सूत्र में CnH2n में यदि हम n बराबर 2 रखेंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड होगा और कीटोन नहीं पाया जाएगा। तो n बराबर 2 रखेंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं होगा। जब n बराबर 3 रखेंगे तो उसके द्वारा जो सूत्र मिलेगा उस सूत्र में एल्डिहाइड भी होगा और कीटोन भी होगा। या 3 से ऊपर चाहे जितना रखें, 4, 5, 6 कुछ भी रखें, तो उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों पाए जाएंगे। लेकिन जब 3 से कम कर देंगे तो सिर्फ एल्डिहाइड ही होगा, कीटोन नहीं होगा। तो ये देखकर लिख भी लीजिएगा। देखिए हम यहाँ से कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, लिख लीजिए। और देखिए मैंने यहाँ उदाहरण लिया C3H8O, तो इसमें CH3 CH2 CHO प्रोपेनल है और ये CH3 CO CH3 प्रोपेनोन 2 है। तो ये एल्डिहाइड है, यह कीटोन है और दोनों अणुसूत्र एक ही अणुसूत्र में पाए जा रहे हैं, इसलिए क्रियात्मक समय होता है। अन्य समायवी भी होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोप 2-in-1 अल है, इसमें मेथॉक्सी एथेन है। तो इस प्रकार से हमारे पास एरोमेटिक यौगिकों में एल्डिहाइड यौगिकों में क्रियात्मक समूह समायवता पाया जाता है। देखिए इसमें एक चलावयवता भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चलावयवता भी पाया जाता है, टाटोमेरिज्म भी पाया जाता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में चलावयवता पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास क्या चलावयवता का क्या फॉर्मूला कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें हाइड्रोजन परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है गति करता है और गति करते हुए उसके गुणों में भिन्नता पाई जाती है, तो वह चलायवी कहलाता है और यह घटना चलायवता कहलाता है। तो कीटो इनाल में हमारा C2H4O में देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH एस्टल्डिहाइड है और यहाँ से H देखिए अब गमन कर रहा है। तो हमारे पास यह H क्या करेगा, यह H टूट करके यहाँ इस बंध को तोड़ करके O के पास चला जाएगा। तो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बंद हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्या है, तो जो हमारे पास ये CH3 है, यहाँ से एक H निकलेगा सीधे O के पास चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ वाला H निकल के इस O के पास चला गया। तो क्या हो गया, बिनाइल एल्कोहल हो गया, या भी एल्कोहल की श्रेणी में आ गया। इन और आल हो गया, जबकि यहाँ एल्डिहाइड है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके बीच में हाइड्रोजन परमाणु की गति करने से यह दो समायवी मिल रहे हैं, एक समायवी एस्टल्डिहाइड, एक समायवी बिनाइल एल्कोहल। तो दो समायवी कैसे मिल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु की गति करने से मिल रहे हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की गति करने से जब मिलेंगे तो उसे चलायवी कहेंगे और यह घटना चलायवता कहलाएगा। इस तरीके से इसमें देखिए C3H6O में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटो रूप है, प्रोपेन 2 है, लेकिन यहाँ का एक हाइड्रोजन देखिए, इस CH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ से O के पास चला जाता है और ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाता है। तो कि यहाँ का H यहाँ चला गया तो कार्बन ऑक्सीजन का बंध कार्बन कार्बन के बीच में आ गया, तो इन हो गया, ये तो इन हो गया और इसी में OH है तो आल भी हो गया, इसलिए इसे इन आल रूप कहते हैं। इन माने युग्म बंध, कार्बन कार्बन युग्म बंध और आल माने OH क्रियात्मक समूह, तो इसलिए हम बोलते हैं इन आल। इसका नाम होगा प्रोप इन 2 ऑल। तो यह हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में चलायवता भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको पढ़ा दिया एल्डिहाइड और कीटोन का IUPAC नाम और एल्डिहाइड और कीटोन की संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना और एल्डिहाइड और कीटोन में पाए जाने वाली समावयवता। और अगला हम पढ़ाएंगे एल्डिहाइड तथा कीटोन के निर्माण की विधियां। तो एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां बहुत सी हैं, अब हम जो है बारी बारी से इसको सिखाएंगे। अगले ऑडियो में हम आपको लेंगे एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण विधियां, हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।